अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस क्या होता है ये सरफेस टेंशन? कभी किसी को, कभी छोटे छोटे चींटियां होती हैं, कभी उनको पानी पे चलते देखा है? या स्पाइडर होते हैं, कभी पानी पे चलते देखा है? चींटी को तो नहीं चलते हुए देखा है, पानी पे डूबते हुए देखा है बस। पानी में डूबते हुए देखा है। और कोई छोटा सा जानवर देखा है कभी? नहीं। अच्छा, कभी मैंने नहीं देखा। देखा। कभी नीडल को पानी में तैरते हुए देखा है? हाँ देखा नीडल। है। कभी कोई क्या नीडल को पता। पानी के ऊपर तैरते हुए देखा है? नहीं देखा कभी भैया। कोई पानी, कभी नहीं देखा? तो आज घर पे ट्राई करना। पतला सा नीडल लेना, उस पर थोड़ा सा हाँ। साबुन डालना, और साबुन नहीं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना, और उसके ऊपर थोड़ा सा धीरे से नीडल रख के चेक करना, और देखना क्या होता है। और कभी हाँ ये ठीक सोचा है। है कि जब हम लोग लिखते हैं पेन से, तो इंक पेपर पे रह कैसे जाती है? चिपकी क्यों रह जाती है? या कभी कभी कपड़े हैं वो, अगर गीले हो जाते हैं तो उसमें हाथ से चिपकने क्यों लग जाते हैं? उसको अभी निकालने की कोशिश की। या बर्तन है, बर्तन तो आजकल सब लोग ही धो रहे हैं। धो रहे हो बर्तन घर पे? सो ट्रू सो ट्रू। तो जब अगर वही काम है। धो, वही काम है ना, सबको वही काम है। तो जब कभी बर्तन धोते हो तो दो प्लेट्स को कभी एकदम चिपकाओगे, गीली हो, तो क्या होता है? निकलता नहीं जल्दी। थोड़ी सी चिप निकलता नहीं है जल्दी, क्यों? ऐसा क्यों पता होता आप है? बताओगे अभी, सरफेस टेंशन नहीं होगा। सरफेस टेंशन के थ्रू होता है? अच्छा, वो तो मैंने हेडिंग लिख दी बड़ा बड़ा, इसलिए लग रहा है उसी के थ्रू। नहीं, और भी रीजन होते हैं, बट उसमें से एक रीजन होता है सरफेस टेंशन। तो अब देखेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है। पहले कभी पढ़ा है सरफेस टेंशन? नहीं। पहले कभी नहीं पढ़ा। चलो फिर तो इंटरेस्टिंग है। तो उसको समझने के लिए पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। एक होता है हमारा बायोलॉजी में इंटरमॉलिक्यूलर। थोड़ा सा था, थोड़ा सा। बायोलॉजी में क्या था? वो क्या था वाटर बायोलॉजी? प्लांट रिलेशन कर रहे थे तो। मैनोमीटर के जाइलम के थ्रू उसका प्रेशर नापा था वाटर का। जाइलम के थ्रू? हाँ। एक्चुअली लिक्विड जो पानी ट्रीज में पहुंचता है ऊपर तक, लीव्स तक, वो कभी सोचा है कैसे जाता है? रूट से पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, बट ऊपर लीव्स तक कैसे जाता है? सेल टू सेल। वो हम्म वो भी सरफेस टेंशन से जाता है। वो देखते हैं वो कैसे जाता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं दो टाइप की फोर्सेस होती हैं, या कॉन्सेप्ट समझना है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से क्या समझते हो? ये वर्ड देख के क्या लगता है, क्या होता है? जो मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर के बीच में फोर्स होता है। या तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जो जो उनके फोर्स। बीच में, फोर्स को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी कोहेसिव फोर्स, और एक होती है हमारी अधीसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब ये होती है अट्रैक्शन फोर्स, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस।
अगर सेम सेम सब्सटेंस मतलब अगर ये एग्जिस्ट करती है सिर्फ अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स से जो अट्रैक्शन होती है उसे हम लोग वो ऐसे फोर्स बोलते हैं। कोई भी बोल लो, वाटर ले लो या मर्क्यूरी ले लो, अगर मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स मर्क्यूरी से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसकी जो फोर्स होती है हम लोग उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होती है, हम लोगों ने तो पढ़ ही लिया है क्या होती है। दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। अगर वाटर का मॉलिक्यूल मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं, या वाटर का मॉलिक्यूल अगर किसी ग्लास के वेसल से अट्रैक्ट हो रहा है, उसके ग्लास के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो एक तरह की एडहेसिव फोर्स हो जाती है। तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से हम लोग देखेंगे कि कैसे अफेक्ट होती हैं चीजें, कैसे हम लोग सरफेस टेंशन और ये सब फोर्सेस अराइज होती हैं। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे वो होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूल। रेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है, कितने डिस्टेंस तक ये मॉलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव होती है। तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो डिस्टेंस के साथ बहुत जल्दी कम होती जाती है। जैसे नॉर्मली ग्रेविटी होती है वो r² से कम होती है, बट मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो और रैपिडली डिक्रीज करती है विद डिस्टेंस। तो इसका जो रेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट 10⁻⁹ मीटर या अराउंड फ्यू नैनोमीटर तक ही ये इफेक्टिव होती है। इससे ज्यादा वो मॉलिक्यूलर फोर्स फील नहीं होती, इसलिए हम लोग को एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे से मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता, क्योंकि हमारा डिस्टेंस का रेंज बहुत ज्यादा है। पर जब मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो जब उनके बीच में डिस्टेंस होता है कुछ फ्यू नैनोमीटर्स का, तब ये फोर्स एक्ट करती है। अब एक और है हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, अगर मैंने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, समझ लो ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसके अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं इसके अराउंड, और उसका डिस्टेंस कितना, उसका रेडियस कितना है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स या मॉलिक्यूलर रेंज। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लूं और उसका एक स्फीयर बनाऊं जिसका रेडियस है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो वो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल हूँ और मैंने अपने चारों तरफ एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, उसका रेडियस है कि कितनी मेरी फोर्स जहां तक एक्ट कर रही है। तो अगर इस स्फीयर के अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल होगा यहाँ पे, तो वहां पे उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्टिव रहेगी, या फिर वो अपनी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक्सर्ट कर पाएगा। अगर इससे बाहर होगा तो कोई फोर्स नहीं हो पाएगी, एक्ट नहीं करेगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ना कोई से फोर्स ना एडहेसिव फोर्स। जब तक इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर है तब तक ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। सर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक और बार। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है अगर मैं एक मॉलिक्यूल हूँ और मैंने चारों तरफ अपने एक बड़ा सर्कल बनाया, एक स्फीयर बना लिया, तो मतलब बहुत बड़े बलून में हूँ जिसका रेंज बता रहा है कि मेरी फोर्स कहाँ तक इफेक्टिव है। तो ये जो रेंज है जो फ्यू नैनोमीटर, ये रेंज क्या होगा, ऑलमोस्ट 10⁻⁹ मीटर का रेंज है कि जहां तक मेरी जो रेंज है, मेरी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इफेक्टिव है। इसका मतलब कि जहां तक जो भी मेरे ये दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं या मेरे सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे मेरी फोर्स लग रही है या जिन पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही है और जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। समझ लो तुमने अपने किसी दोस्त को पकड़ा हुआ है हाथ से, तो जितना दूर तक तुम उसको अगर अपने हाथ स्ट्रेच करके जितना दूर तक रख सकते हो,
जिससे अगर दूर चला जाए तो तुम्हारे हाथ छूट जाएंगे, समझ लो वो मेरा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। उससे ज्यादा तुम्हारे हाथ नहीं स्ट्रेच हो सकते, उसके बाद तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे, एक दूसरे से छूट जाओगे। ठीक है। इसके बाद एक और टर्म आता है हमारा सरफेस फिल्म। अब सरफेस फिल्म होती है कि सरफेस लेयर बोल सकते हैं कि जो लिक्विड के ऊपर की सरफेस लेयर होती है which is equal to the range of intermolecular force. This is called surface film. अगर मैं मानता हूँ कि मैंने कोई मेरा ये वेसल है बहुत बड़ा सा, इसमें मैंने समझ लो इतने लेवल तक पानी भर रखा है, इसकी जो सरफेस फिल्म होती है, या हम लोग जो एक्चुअली जो सरफेस बोलते हैं किसी भी लिक्विड का, कोई वाटर हो या तुम्हारे सी का सरफेस लेवल है, वो एक्चुअली हमारा एक्सटेंड होता है अराउंड, सरफेस की कोई हाइट होनी चाहिए ना, सरफेस क्या होता है, तो अगर हम सरफेस को डिफाइन करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारा अराउंड रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, अराउंड 10⁻⁹ मीटर, ये जो डिस्टेंस है, और इसको हम लोग सरफेस फिल्म बोलते हैं। ये जितना ही रेंज तक हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रही है उसको हम लोग सरफेस फिल्म बोलते हैं। तो जब भी कोई लिक्विड का सरफेस बोलेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि उसका टॉप लेयर ऑफ 1 few नैनोमीटर्स वहां तक उसकी सरफेस फिल्म एक्सटेंड करती है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो बोलो। ठीक है, अब फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस को बहुत बार सुना होगा फ्री सरफेस बोलते हैं, तो केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी कभी मेंशन किया होगा फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, कभी सुना? नहीं सुना। फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड का मतलब सुना होता है होगा कि बट याद नहीं है। याद, चलो ठीक है। तो हम लोग कोई भी लिक्विड के सरफेस को फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर कोई शियर स्ट्रेस लगाऊं, समझ लो कोई एक ऐसी टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ मैं इसके सरफेस पे, तो क्या होगा? समझ लो हवा है, वो इसको टेंजेंशियल, जो विंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करती हैं उस पर, जो विंड्स होती हैं नॉर्मल सी लेवल्स पे, तो उससे क्या होता है? वेव्स बनती हैं। बट अगर ऐसी में कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, अब इसके ऊपर मैं ऐसे एक टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाऊं तो क्या होगा? कोई सॉलिड पे अगर मैं ऐसा सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। क्या होगा कि अगर मैं बहुत फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा। अब मैं बोल रहा हूँ तो हो ही जाएगा। ये क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा फोर्स जब लगाते हैं तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकता है अगर मैं बहुत फोर्स लगाऊं। कोई भी, अगर तुम्हारे पास पेंसिल और रबर होती है ना, तो रबर को अगर तुम ऊपर से हाथ लगा के ऐसे सरफेस से खींचो तो क्या होगा, थोड़ा सा वो उसका सरफेस डिफॉर्म होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एक इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होगा जो उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। जो हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में देखा था ना,
टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप होता है जब हम उस पर शेयर कोई फोर्स लगाते हैं तो एक शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है जो उसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करता है उसके अगेंस्ट। बट लिक्विड्स में ये नहीं होता क्योंकि इसमें कोई शेयर मॉडुलस नहीं होता। अगर मैं इसको फोर्स करूंगा तो ये पानी जो है ये शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर मूव करने लग जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा उस तरफ और उसमें कोई इंटरनल स्ट्रेस नहीं डेवलप होगा क्योंकि वो रिजिड नहीं है। बट सॉलिड रिजिड होते हैं इसलिए उनमें शेयर स्ट्रेस डेवलप, तो इसलिए हम लोग इसको फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड बोलते हैं कि अगर मैं इसको पुश करूंगा तो ये मूव कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रेजिस्टेंस मिलेगी मुझे अगर मैं इसको फ्री सरफेस को शेयर स्ट्रेस लगाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं। अब देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कैसे करेंगे। सरफेस टेंशन on the basis of molecular theory। तो ये सब जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े ये हमारे आते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी की। जो रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो इतनी होती है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्सेस होती है। ये सब पार्ट है हमारे मॉलिक्यूलर थ्योरी जिससे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन का बिहेवियर। ठीक है, अब हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। समझ लो एक ये कोई वेसल है, ये इसका सरफेस का लेयर है और समझ लो ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस या उसकी जो सरफेस फिल्म जो है उतना उसका डिस्टेंस है। ये जो है ये मेरा रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये ऑलमोस्ट इक्वल है फ्यू नैनोमीटर्स के अराउंड। ठीक है, तो ये मेरा सरफेस बन गया, इसको मैंने मार्क कर दिया वाई वाई डैश। तो वाई एकदम टॉप वो है और वाई डैश इसका लोएस्ट मोड जहाँ तक उसका फिल्म एग्जिस्ट करता है वो हमारा वाई डैश हो गया लाइन। अब मैंने क्या एक मॉलिक्यूल लिया, समझ में एक मैंने मॉलिक्यूल लिया यहाँ पे ए मॉलिक्यूल है और ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इतना है, वो हमने बना लिया। एक हमने मॉलिक्यूल लिया इसके सरफेस पे, जस्ट जहाँ पे एकदम टॉप लेयर पे जो है लिक्विड के वहां पे एक मॉलिक्यूल लिया और उसका हमने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया। तो क्योंकि उसका रेडियस रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इक्वल होता है तो अगर वो एकदम टॉप मोस्ट लेयर है तो उसका ये जो सरफेस फिल्म जहाँ पे एंड होती है वहां तक उसका लास्ट करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी कोहेसिव फोर्सेस लग रही हैं क्योंकि यहाँ पे भी सारा क्या बोलते हैं जो लिक्विड है उसकी वजह से सब सेम टाइप का सब्सटेंस है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका सबका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस के। तो ये मैंने एक पॉइंट लिया है ए, ये मैंने पॉइंट लिया एक सी और ये हमने एक और मॉलिक्यूल लेंगे जो थोड़ा सा नीचे जो एक सरफेस फिल्म में लाई करता है। तो उसका क्या होगा, उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे इसका ये जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो ऐसे बनेंगे। अब क्या हो रहा है, ये तीन मॉलिक्यूल्स का हम लोग बिहेवियर देखेंगे। क्या होता है ए पे चारों तरफ से फोर्सेस लग रही हैं क्योंकि हम लोग मानते हैं कि नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स हैं ये काफी क्लोजली पैक्ड है। समझ लो अगर ये मॉलिक्यूल है तो चारों तरफ की डेंसिटी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द मॉलिक्यूल।
तो इसके जो अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर जगह से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स। तो इस पे ए पे, अगर ये मैंने ए मॉलिक्यूल है तो इस पे नेट फोर्स कितनी होगी? अगर मैं हर डायरेक्शन से फोर्स लग रही है और हम माने कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड, तो इस पे नेट फोर्स कितनी होगी? हाँ दीपक। अगर मैं मान रहा हूँ कि मॉलिक्यूल है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अराउंड सारे मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नेट फोर्स कितनी होगी इस पे? अगर मुझे चारों, अगर हाँ दीपक बोलो। मालूम नहीं भैया। हेलो, मालूम नहीं? हाँ, क्या लगता है अगर चारों तरफ से फोर्स लग रही है तो क्या होता है? सब कैंसिल हो अगर मुझे जाएगा। इधर से भी अट्रैक्शन, तो सब कैंसिल हो जाएगी फोर्स। जो मुझे यहाँ से फोर्स लग रही है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, जो मुझे इस साइड से लग रही है वो इस साइड से कैंसिल हो जाएगी, जो मुझे ऊपर से लग रही है वो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी, जो इस साइड से लग रही है वो इस साइड से कैंसिल हो जाएगी। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 0। जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिक्विड के अंदर है ये वाला मॉलिक्यूल, तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो सब इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और सारे डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा एफ ए का केस निकला। अब बी का देखते हैं, ये हमारा बी पॉइंट, बी मॉलिक्यूल। बी मॉलिक्यूल क्या है कि इसमें नीचे की तरफ कोहेसिव फोर्स लग रही है। इसका हम लोग अगर देखें इसका डायग्राम, यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ तो बहुत क्लोजली पैक्ड यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं इसके पास, समझ लो ऑलमोस्ट 3 लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसकी, तो ये सब इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स नीचे से। लेकिन इसके ऊपर क्या है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में पानी के साथ साथ एयर का पार्ट भी आ रहा है थोड़ा, इसके अगर मैं ऊपर मानूं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मान लो सिर्फ 2 ही लेयर्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया कि नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और ऊपर कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो नेट इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे कितनी होनी चाहिए रोशनी? इस केस में क्या होगा जब ऊपर मॉलिक्यूल्स कम है और नीचे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं जो फोर्स एक्सर्ट कर, तो इसकी नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? ऊपर के डायरेक्शन हम्म? में। इसकी नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में नहीं होगी, नेट फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है, तो अट्रैक्शन फोर्स ऐसी रहती है। सॉरी मैंने गलत एरो ऐसा बना सर येलो दिख ही नहीं रहा है। जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो बाहर की तरफ लगती है। अब बताओ नेट फोर्स किधर लगेगी? नीचे। नीचे की तरफ लगेगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जो फोर्स काउंटरैक्ट करने के लिए चाहिए वो सारी की सारी नहीं मिल रही, तो इसलिए नेट कम। इफेक्ट थोड़ा नीचे की तरफ रहेगा, कम रहेगा बट नीचे की तरफ रहेगा, पूरी कैंसल आउट नहीं होगी। अब सी देखते हैं, सी में क्या है, सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ही हैं। रजनी इस केस में क्या होगा जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे ही हैं, तो ये इस पे अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी?
रजनी चली नीचे गई? के डायरेक्शन में अच्छा, रजनी नहीं है, नीचे तो सारी की नीचे सारी के नीचे के डायरेक्शन में होगी, और लेफ्ट राइट डायरेक्शन में क्यों नहीं होगी? कैंसिल कर देंगे एक नेट, दूसरे को। क्योंकि कैंसिल कर देंगे ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, अब जो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बचा रहेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एफ सी में हाँ सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर रहेगी इसके कंपैरिजन में। एफ बी छोटी, नेट फोर्स नीचे कम लगेगी क्योंकि थोड़ी सी ऊपर से कैंसिल हो रही है, बट एफ सी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी मॉलिक्यूल अगर मेरा यहाँ से लेकर मैं इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा, और जब यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से जितना मैं ऊपर लेके जाऊंगा उतनी फोर्स नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जा रहा हूँ तो मेरी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे टॉप लेयर ऑफ मॉलिक्यूल होगा उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी नीचे जाने के लिए, है ना। मैं वापस बोलो एक तो बार, मतलब समझा नहीं। हाँ, अब मैं क्या हो रहा है, जब मेरा मॉलिक्यूल पूरा लिक्विड से सराउंडेड है, समझ लो जो ए पोजीशन पे है, तो इसमें चारों तरफ फोर्स न्यूट्रल है, इसको टोटल जो फोर्स लग रही है हाँ वो जीरो है, तो ये मूव नहीं करेगा, स्टेबल पोजीशन पे है। बट जैसे जैसे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ और जैसे ही मैं इस सरफेस फिल्म पे पहुंच रहा हूँ, तो सरफेस फिल्म पे पहुंचेगा तो क्या होगा, तब तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा, समझ लो, जब यहाँ पे है मॉलिक्यूल एकदम। बट जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, वैसे वैसे इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लिक्विड कम होता जा रहा है, तो इसका जो नेट इफेक्टिव फोर्स है वो कम होती जा रही है नीचे, वो उस पर कैंसलेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से फोर्स नीचे की तरफ डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं सी और बी को, तो नॉर्मली जब मैं ए से बी में जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, नेट इफेक्टिव फोर्स नीचे की तरफ आ जा रही है। एफ ए के केस में जीरो था, बट जब मैं बी पॉइंट पे गया हाँ तो नेट थोड़ी फोर्स नीचे की तरफ आ गई। फिर जब मैं सी पॉइंट पे गया तो क्या हुआ, फोर्स और नीचे पहुंच गई, और हाँ नीचे की तरफ जो फोर्स थी उसका वैल्यू और बढ़ गई। तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ सरफेस फील्ड में, वैसे वैसे फोर्स मॉलिक्यूल पे नीचे की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में बढ़ती जा रही है। नेट फोर्स जो फिर लग रही है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रही है, और उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ दीपक, ज्योति, समझा भैया। समझा? तो इसका मतलब क्या है कि जो सी मॉलिक्यूल है उस पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रही है नीचे जाने की, और जो बी मॉलिक्यूल है उस पर थोड़ी सी कम लग रही है, और यहाँ पे न्यूट्रल। तो ऐसा हो रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स की नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रही है। तो अब अगर मैं सी को देखूं, अगर इसमें नेट इफेक्टिव फोर्स नीचे लग रही है तो क्या होगा? तो जो टॉप पे मॉलिक्यूल है, अगर उस पर फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रही है तो क्या होगा? हाँ रोशनी, अगर कोई मॉलिक्यूल है उस पर कोई एक डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो क्या होगा? वो उस डायरेक्शन में, मतलब अंदर की, वो उस अगर डायरेक्शन ऊपर में होगी जाने तो की अंदर कोशिश, चले जाएगा। हाँ हाँ तो वही। अंदर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, वो वैसे वैसे इतनी फोर्स उसमें नीचे लगने की जाने की कोशिश हो रही है। तो ऊपर जितना मॉलिक्यूल सरफेस पे क्लोज रहेगा उतना वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें, क्योंकि लिक्विड के अंदर फोर्सेस बैलेंस करने की कोशिश करेगा वो, तो उसकी वजह से सरफेस पे मॉलिक्यूल्स कम से कम होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो ऊपर जाएंगे वो वापस फोर्स लगेगी नीचे जाने के लिए, तो फोर्स वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमेशा यही होता रहेगा, जब भी क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे उन पे फोर्स लगेगी, और फिर वो वापस नीचे जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है, नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं, फिर नीचे के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं, ऊपर के मॉलिक्यूल्स नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने फोर्स बैलेंस करने के लिए ऊपर के मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ एक नेट डायरेक्शन में खींच रहा है, समझ लो।
अगर तुमने कोई रबर बैंड देखा हो, रबर की शीट देखी हो, ड्रम ड्रम के ऊपर रबर का वो होता है, ड्रम के ऊपर रबर की शीट अगर स्प्रेड करते हैं तो देखिए वो कभी कभी ढोलक बजाया है? यस, वो लेदर होता है ना, हाँ, लेदर तो टाइप क्या में। होता है कि एकदम ऐसे स्ट्रेच सी मेम्ब्रेन लगी होती है, एकदम बहुत खींच के लगा देते हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन, जो उसको मारो तो वाइब्रेट करता है। तो वैसे ही हम लोग इस पे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रेच्ड सी मेम्ब्रेन है और ये अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रही है। उसमें भी हम लोग ये करते हैं कि उसका टोटल कम से कम एरिया उसका मटेरियल से उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में भी जो भी सारे लिक्विड्स होते हैं वो इस फोर्सेस, इन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से वो अपना टोटल सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको नेट नीचे की डायरेक्शन में खींच रही है उनके दूसरे मॉलिक्यूल। तो इस खींच खींच की वजह से उसका अपना टोटल जो ये सरफेस एरिया है वो हमेशा कम रखने की कोशिश करते हैं जो भी लिक्विड्स होते हैं, क्योंकि हम लोग इसे एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि उसका टोटल सरफेस एरिया जितना कम रहेगा उतना उसके लिए बेटर है। तो अगर हमने देखा हो कोई लिक्विड्स हैं, कोई भी अगर रेन ड्रॉप होता है तो ड्रॉप गिरते तो कैसे होते हैं? रेन ड्रॉप्स तो कभी देखा कैसे लगते हैं? हाँ, ऐसे ऐसे दिखते हैं। रिंग बनाते हैं। और जब कभी कोई सरफेस पे पड़े होते हैं, समझ लो पानी के ड्रॉप्स अगर कोई सरफेस पे पड़े तो कैसे होते हैं? ऐसे पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सरफेस पे कोई जब फर्श पे या फिर अपने किचन पे जहाँ बर्तन साफ करते हो वहां पे पानी कभी गिरा रहता है तो कैसा होता है? ऐसा एक स्फीयर सा बन जाता है पानी का, ऐसा समझ लो। यस, ऐसा क्यों बन जाता है, फैल क्यों नहीं जाता पानी? ये पानी तो फैल जाना चाहिए, नीचे ग्रेविटी लग रही है इसमें, तो पानी जो ऊपर है उस पर तो नीचे ग्रेविटी लग रही है, पानी को नीचे आने की कोशिश करना चाहिए, लिक्विड को गिर जाना चाहिए, बट तब भी वो ड्रॉपलेट्स बनाता है छोटे छोटे। या कभी लीफ पे देखा हो तो सुबह सुबह बहुत ठंड होती है, मुंबई में तो कम ही होती है, बट सुबह जब ठंड होती है तो सुबह सुबह लीफ के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं, ओस दिखती है। तो ऐसे वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स क्यों बने होते हैं? वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि इसमें भी हमेशा ये एक तरह की स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। तो इसमें हमेशा जो फोर्स लग रही है वो ट्राई कर रही है कि इतना जो टोटल एरिया है वो कम करने की कोशिश करे, तो खींच रहा है उसमें बेसिकली, क्योंकि वो अंदर की तरफ फोर्स लग रही है इसलिए वो हमेशा अपना एरिया जो है सरफेस एरिया वो कम करने की कोशिश करता है। अगर मैं इसको फैला दूँ, अगर ये यहीं पे नॉर्मल केस में होता तो क्या होता है, ये इतना का पानी इतना इतना फैल जाता है, बट इस केस में क्या होता है, उसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है, बट उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर की तरफ उसको खींच रहे हैं जो सरफेस पे है, इसलिए वो अपना टोटल सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में होते हैं। अगर ग्रेविटी काम नहीं कर रही होती, अगर वैक्यूम में देखोगे तो वैक्यूम में जो भी लिक्विड के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं almost, अगर उन पर कोई फोर्स नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि स्फीयर का सरफेस कोई एक गिवन वॉल्यूम है तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। ये मैथ्स में पढ़ा है कभी? अगर मैं कोई एक गिवन वॉल्यूम दूं, अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और मुझे सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है तो वो होता है स्फीयर का। ये पढ़ा है मैथ्स में? किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं। ये नहीं पढ़ा तो अपने मैथ्स टीचर से पूछना कि ऐसा क्यों होता है, कि अगर मुझे कोई एक गिवन वॉल्यूम दूं तो स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम क्यों होता है, इसको मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करें। अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है?
चल रहा है। हाँ चल रहा है। हाँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा है ना। तो स्फीयर का देखना क्या बोलते हैं, और वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अगर कोई वॉल्यूम गिवन हो, तो अगर हमें किसी उसका देखना है कि सरफेस एरिया कब कम होगा, तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया सबसे कम होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। मतलब अगर मैंने एक वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया v, तो अगर मैं एक क्यूब लूं, या फिर मैं एक सिलेंडर लूं, या फिर मैं और कितने भी डिफरेंट टाइप के शेप्स ले लूं, पिरामिड ले लूं, तो इसमें जो स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया सबसे कम होता है अगर इन सारे सबका सेम वॉल्यूम है, सारे शेप्स। क्योंकि और इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपना टोटल सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे उनका एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह सरफेस काम करती है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन करने की वजह से अपना सरफेस एरिया जैसे ही वो कम करने की कोशिश करेंगे वो स्फीयर के शेप में आ जाता है। और इसलिए जो पानी तुम आज बर्तन धोगे तो देखना कि हमेशा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो पानी अपना सरफेस एरिया कम करने की कोशिश कर रहा है, और ये सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन हमेशा याद रखना, ये सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करती है, ये अंदर की तरफ एक्ट नहीं करती है। हम लोग हमेशा मानते हैं ये फोर्स जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो नीचे की तरफ लग रही है, बट उसकी वजह से जो फोर्स लग रही है सरफेस टेंशन की, वो इसके टोटल सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश कर रही है। तो सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करती है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के, बट इंटरमोलिकुलर फोर्स वो हमेशा नीचे की तरफ लगती है, वो मॉलिक्यूलर्स के बीच में। बट सरफेस टेंशन अराइज होती है ड्यू टू द इम्बैलेंस इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एट द सरफेस। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बट इसको मैं मेरे को वीडियोस भी भेजता हूँ कि कैसे समझ में आएगा कि सरफेस टेंशन एग्जैक्टली क्यों काम कर रहा है। अभी थोड़ा देख के थोड़ा सा भारी लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इतना इंट्यूटिव नहीं है ये। बट थोड़ा और उसके वीडियोस देखोगे और उसमें समझने की कोशिश करोगे कि हो क्या रहा है, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, तो हमेशा अपने आसपास देखोगे तो सरफेस टेंशन हमेशा काम कर रहा है, बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है।